तो ये जो हमारा था, 6 पॉइंट्स को लेकर, और सातवां जो है वो शार्पन दी सॉ। तो ये सारा सिस्टम हमें समझ में आता है कि हम डिपेंडेंस से इंडिपेंडेंस और इंडिपेंडेंस से इंटरडिपेंडेंस तक कैसे जा सकते हैं। कि जिसमें जब तक डिपेंडेंस है हमारे अंदर, जैसे बच्चा के पैदा होने से लेकर वो जब तक धीरे धीरे बढ़ता है, उसको पता है कि कई चीजों के लिए उसको पेरेंट्स से पूछना है, माता पिता से पूछना है। कई डिसीजन वो नहीं ले सकता। यहाँ तक कि जब पैदा हुआ था करवट भी नहीं ले सकता था उसके खाने पीने का, तो उसका पूरा 100% उस टाइम जो डिपेंडेंस होती है, वो फिर डिपेंडेंस जो है ना 100% है, वो फिर 99 98 अब चलने लग जाता है। करते करते धीरे धीरे वो व्यक्ति वहां इंडिपेंडेंस तक आ जाता है कि यस, आई कैन डू दिस माई सेल्फ। इसका डिसीजन मैं खुद ले सकता हूँ। हर एक की ये ग्रोथ जो है ना अपनी इंडिविजुअल पेस से होती है। उसकी गति हर एक की अलग अलग डिपेंड करती है कि वो किस तरह इसको समझ सकता है। आपने कई बार देखा होगा, कई बच्चे ऐसे होते हैं कि उनसे कुछ पूछो ना उनको समझ नहीं आता, वो इधर उधर देखने लग जाती, आप स्माइल करो तो वो ब्लैंक है। ऐसा होता है। तो ये भी एक तरह का सिस्टम जिसमें हम कहते हैं कि इसको, इसकी हम ना इसको कहते हैं ऑटिज्म। ऑटिज्म ऑटिज्म में क्या होता है कि बच्चा जो है ना कम्युनिकेशन प्रॉपरली रिस्पॉन्ड नहीं कर पाता। वो बहुत देर के बाद जाके इंडिपेंडेंट हो, क्योंकि उसके उसके अंदर वो क्वालिटीज नहीं है, कम्युनिकेशन इतनी है। दूसरों को आइज टू आइज फेस नहीं करता। जब भी बात करेगा सिर नीचे झुका के करे। वो उसके उस वो कंफर्ट, दूसरे के साथ कंफर्ट ही नहीं फील करता। वो एक कोने में अकेला बैठा रहेगा। उसका सारी ग्रोथ जो है ना वो इस ढंग से होती है, और उस बच्चे को ये देखना पड़ता है कि इसको क्या वो डिजीज, तो ये एक्चुअल डिजीज नहीं होती। उसकी मेंटल ग्रोथ जो है ना, वो ग्रोथ की पेस बड़ी स्लो, या उसकी वो उसको वो बात को पकड़ता ही नहीं है, बड़ी इजीली पकड़ते ही नहीं। कई बच्चे बहुत लेट बोलना सीखते हैं, बहुत लेट बोलना। किसी को चलने में होती है दिक्कत। एक्चुअल में ये क्या है कि उसकी ग्रोथ कैसी होती है, उसका डीएनए कैसा है, उसने उसके कर्मों का हिसाब से कैसे शरीर है उसका चल रहा है। तो हर जरूरी नहीं कि हर व्यक्ति जो इंडिपेंडेंट हो रहा है वो भी कितना इंडिपेंडेंट हो गया। एक आदमी बड़ा सेटिस्फाइड हो सकता है कि मैं इंडिपेंडेंट रहता हूँ, फिर भी उसके डिसीजन गलत होते। इसका मतलब है कि वो पूरी तरह इंडिपेंडेंट, जो इंडिपेंडेंस का लेवल है वो वहां तक पहुंचे ही नहीं है। वो अपने आप को थोड़ा सा सीखने के बाद वो बस हो जाता है कि आई कैन हैंडल इट। और एक इंटरडिपेंडेंस तो बहुत ऊपर की कड़ी है। ये कड़ी ऐसी है कि यहां तक हमें पहुंचना है कि वो सोशली, ये जो लोग जो होते हैं ना, जो जर्नल्स बनते हैं या जो करे कि पॉलिटिशियंस बनते हैं, वो जो होता है फील्ड है। देखिए, एक स्कूल में टीचर बनता है, एक स्कूल का प्रिंसिपल होता है, एक उसके ऊपर एजुकेशन डायरेक्टर होते हैं। वो कौन से होते हैं? वो कई चीजों को, उसको एक स्कूल नहीं दिया जाता, उसको बड़े स्कूल होते हैं। प्रिंसिपल के पास एक स्कूल होता है, टीचर के पास एक सब्जेक्ट होता है या एक क्लास होती है। तो इससे क्या है कि हर एक की अपनी अपनी क्षमता है जहां तक पहुंचते हैं, और उसकी क्षमता देखकर ही वो आगे बढ़ता है, आगे बढ़ता है। तो ये जो है ना, ये जो 6 चीजें, और सातवीं में क्या है कि आप उसको अपने सिस्टम को दोबारा से फिर उसको बढ़ाओ वहां तक पहुंचने के बाद। क्योंकि उसमें भी जो जर्नल्स होते हैं वो जर्नल्स भी कई लेवल के होते हैं। उसमें होता है, वो भी कहते हैं ना कि एक्सपीरियंस है, जैसे पहले दिन का जर्नल और 10 साल का एक्सपीरियंस वाला जर्नल, दोनों में फर्क आ जाएगा एक्सपीरियंस का। इसका मतलब है कि उसकी जो सौ है ना, जो लकड़ी काटने की आ रही है, उसने फिर शार्प कर ली। देखिए सिस्टम क्या होता है, एक व्यक्ति एक आरी को, आरी से ना लकड़ी काट रहा था। वो लकड़ी काटते काटने में ना वो आरी जो ऐसी थी कि उसको बड़ा टाइम लग रहा था करते हुए, बहुत धीरे धीरे वो कट रही थी। तो एक व्यक्ति आया उसके पास, उसने कहा, भाई इसको थोड़ा तुम धार लगा लो, तो जो काम आपका जो है वो आधे घंटे में हो रहा है वो 10 मिनट में हो जाएगा। कहता मेरे पास टाइम नहीं है धार लगाने का। अब उसका क्या बात सकता कि मेरे पास, मैं तो ये काटने में इतना बिजी हूं, मैं धार लगाने गया तो मैं, उसको लगता है कि धार लगाने में मेरा टाइम वेस्ट हो जाए। उसको ये नहीं समझ में आ रही कि जिस काम का मुझे आधा घंटा लग रहा है वो उतने काटने में, वो मेरा 10 मिनट में काम हो जाएगा। और एक बार आरी को तेज करने से उसके सारे दिन की प्रोडक्शन डिफरेंट हो जाएगी। लेकिन वो उस समय को कि 10 मिनट निकाल कर उसको शार्पन कर लूं, उसको दोबारा से तीखा कर लूं, पैना कर लूं, वो करने को तैयार नहीं है। उसका मेंटल सोच ही ऐसी है कि नहीं, बस इससे कराया जाऊंगा मैं, बीच में तो मेरा समय बेकार हो।
अब यही बात होती है कि अपने को जब कोई चीज हम एक बार पढ़ लेते हैं ना पूरी, फिर हम एक बार दोबारा पढ़ते हैं, फिर 3 बार पढ़ते हैं, उसको करते हैं। ये भी क्या है कि हम अपनी उसको जो ग्रिप है ना उस सब्जेक्ट के ऊपर शार्पन कर रहे हैं। पहले कुछ पढ़ा था, समझ आया, एक बार में 100% समझ में नहीं आता। इसलिए जो 7वीं एक्सरसाइज है, ये उस सारी चीजों को अपने ऊपर, क्योंकि अब वो टोटेलिटी में देखता है। तो इस तरह जो है ना, जब तक वो 3 पहले करेगा, प्रोएक्टिव होना पड़ेगा उसको, फिर उसको एंड को अपने माइंड में रखना पड़ेगा, फिर जिस जिस कार्य को पहले करना उसी को ही पहले करेगा, और इसी तरह ही। और जब डिसीजन लेगा तो ऐसा है कि मेरा काम भी हो जाए, दूसरे को नुकसान भी ना हो, तो विन विन सिचुएशन है। पहले दूसरों को अंडरस्टैंड करे, फिर उसको चाहे कि उसको लोग समझें, और फिर सारी एनर्जी को, ये सबसे स्ट्रांग पॉइंट है छठा, जिसमें कि वो 1 से 11 हो जाए, 1 से 1 माइनस होके 0 नहीं, 1 से 1 जुड़कर, और इतने सिंक्रोनाइज हो जाते हैं। सिंक्रोनाइज मतलब एक रूप हो जाते हैं, जैसे कि ये काम इसने किया या मैंने किया, एक ही बात है। और ये जो है ना करें कि दोनों एक दूसरे के उपयोगी हो जाते हैं, ये कहते हैं कि सेनर्जाइज, उनकी एनर्जियां जो है ना वो सिंक्रोनाइज हो, मैच हो, पूरी तरह मैच हो। तो ये सारा एक सिस्टम है, ये हमारे गृह से लेकर, समाज से लेकर, धर्म में लेकर, सब जगह आता है। कि जैसे निर्भरता होती है ना, जब तक गुरु शिष्य के पास होता है, तो उसको जो होता है कि वो शिष्य को समझा रहा है, वो भी उस पर डिपेंडेंट है, गुरु जी ऐसा कर ले, पूछता रहता है। फिर एक दिन गुरु देखता है कि ये इंडिपेंडेंटली काम कर सकता है, ये समझ गया, वहां तक पहुंच गया। तो वो 2-3 संतों का ग्रुप जो होता है ना, अपनी गाड़ी से उनको एक अलग कर देता है। क्योंकि सारे इकट्ठे एक जगह करने की बजाय, अगर उनके पास 7-8 हैं, तो वो 4 को अलग कर देते हैं कि अब तुम इस फील्ड में देखो। वो कांटेक्ट रखते हैं, पर वो उनको एक इंडिपेंडेंस मिल जाती है कि भाई ठीक है, गुरु से पूछ कर। और फिर उसके आगे वो करते करते और 10-15 साल या 20 साल के अंदर वो इंटरडिपेंडेंस हो जाते हैं, समाज को देखने लग जाते हैं, अच्छी कोई पदवी आ जाती है। उसको क्या कि ये जो है, ये परिवर्तनी बन गए, प्रवर्तक बन गए, परिवर्तनी बन गई, उपाध्याय बन गए। वो फिर उनका लेवल उस हिसाब से होता है कि ये और इनके ऊपर ये समझ। धर्म में भी चलता है, घर में भी यही चलता है, जो है समाज में भी ऐसे ही चलता है। तो उसको अपनी क्षमता दिखानी पड़ती है, जैसे किसी को नजर आता है कि ये बहुत अच्छा कर सकता है, तो इमीडिएटली उसको आगे अपग्रेड कर दिया जाता है। तो फिर ये हुआ कि हम अपने आप को लास्ट मोमेंट तक भी इंप्रूव करते हैं। ये है कि अपनी हर चीज जो करने का ढंग है ना, हमारा और बेटर हो, और अच्छा हो। धर्म में भी जो मान्यताएं जो समझ आती हैं, जो शुरू में होता है, वो देखिए कि टाइम टू टाइम वो कितना परिवर्तन हो जाता है, कितना बदलाव आया। तो इससे हम शुरू हुए थे। अब ये बस ये इस क्लास में कि ये इसमें क्या है, ये भी हमने कर लिया था सब। तो परिवर्तन के द्वार के ये भी हो गया था। यहाँ पर ये है कि 12वें के ऊपर है, फिर जब आप अगली 3 आते यानी कि सार्वजनिक विजय की आदतों पर जाएंगे। एक तो होता है व्यक्तिगत विजय हो गई है, और एक सार्वजनिक हुई है। सार्वजनिक मैंने वो चौथी, पांचवी, छठी आदत से। तो आप अपने कमजोर या टूटे महत्वपूर्ण संबंधों को सुधारने तथा दोबारा बनाने के लिए उपाय तथा इच्छा दोनों का निवेश करेंगे। उपाय भी नए नए ढूंढेंगे और इच्छा को भी लगाएंगे। अच्छे संबंध ना सिर्फ सुधर जाएंगे, अपितु गहरे, ठोस, रचनात्मक हो जाएंगे, यानी कि क्रिएटिव हो जाएंगे, एडवेंचर सम हो जाएंगे। इस तरह जो है ना हम आगे बढ़ते हैं। और अगर 7वीं आदत को गहराई से अंदर बिठा लिया जाए, तो ये पहली 6 आदतों का नवीनीकरण कर देगी, ये 6 को इंप्रूव कर देगी। 7वीं आदत से, जिससे हमने की, जिसको हम कहते हैं कि शार्पन योर ब्लेड, तो जो है उसको तीछा करा, तो उसमें हुआ कि बाकी सब के अंदर उसका रिजल्ट आएगा। ये आपको सचमुच आत्मनिर्भर बना देगी, प्रभावकारी, परस्पर निर्भरता में सक्षम भी है। इसके द्वारा आप अपने को खुद रिचार्ज कर सकते हैं। अच्छा, ये भी बात है कि जरूरी नहीं सबने 6 में एक्सपर्ट होना। जिसने 3 में करा उसमें वो सेटिस्फाइड है, उसमें भी वो अपने जो है ना कार्य को और अच्छा करता जाए। इसका मतलब अपना ब्रेड को और शार्प करता जाए कि इसको और अच्छे ढंग से मैं कैसे कर सकूं। ये जो भाव होता है ना, जब जिस काम को हम जैसा कर रहे हैं हमेशा ही करते रहेंगे, नहीं अब इसमें मैं क्या और इम्प्रूवमेंट हो सकती है मेरे द्वारा, चाहे वो कहीं बाहर से सीखे या उसके अंदर बात पैदा हो, तो उसको लगे कि भी मुझे वहां
ये इसको इस ढंग से करूंगा तो और अच्छे रिजल्ट आए। कई बार ऑप्शंस होती हैं, जब आदमी बात करता है उसको वही ठीक लगता है कि है, और दूसरा उसको एक सलाह देता है, तब उसको लगता है हाँ, इसके इसकी बात और अपनी बात को मिलाकर एक अगला लेवल जो है ना, वो अच्छे लेवल पे हम और अच्छी तरह कर सकते हैं इस बात। इसलिए सुझाव लिए जाते हैं। इसलिए विजडम जो होती है, हमने अकबर दी ग्रेट की बात करी थी, कोलेक्टिव विजडम। अपना दिमाग ही नहीं, दूसरों का दिमाग भी साथ जोड़कर फिर डिसीजन लिया, फिर उसको और बेटर कर दिया। तो ये सारा सिस्टम जो है ना, नवीनीकरण, हर पल हर आदत चीज को आप उसमें कुछ नयापन सोच समझकर नयापन लाएंगे तो आगे बढ़ते जाएंगे, नहीं तो वहीं रुक जाएंगे। जितनी खोज हुई है साइंस के अंदर, अच्छी अच्छी खोज हुई, लेकिन सब उसको मानकर वहीं रुक जाते कि भाई यहां से इससे आगे नहीं हो सकता। अब वो खोज कहां तक पहुंच गई। मतलब हम जो हमारे टाइम पर फिजिक्स पढ़ी जाती थी, और उसके बाद में उन्होंने क्वांटम फिजिक्स बना दी। क्वांटम फिजिक्स और फिजिक्स है जिसमें कि पार्टिकल और वेव्स दोनों को लेके चलते हैं। एक चीज यहां पढ़ी है उससे क्वांटम फिजिक्स, और क्वांटम फिजिक्स हमारे धर्म के बहुत पास पहुंचती जा रही है। वो क्वांटम फिजिक्स ये कहती है कि आप कोई डिसीजन नहीं लेते, आप कुछ कार्य करने से पहले आपको इंस्ट्रक्शन आ जाती है। वो डिसीजन कोई, जैसे कि कोई डिसीजन कि आप अब ये बोलो, आप ये करो, आपको इस तरह करना चाहिएगा, वो सिस्टम चल रहा है। तो ये जो सिस्टम अगर क्वांटम फिजिक्स कह रही है, इसका मतलब है कि सिस्टम में ऑलरेडी पड़ा हुआ है इंफॉर्मेशन। मैं सोचता हूं मैंने सोचा और मैंने करा, वो सोच भी मैं उस तरह की आएगी, ये सोच भी मुझको किसी ने उसका हिंट दिया है, वो कहीं से आया है, जिसको हम कहते हैं एक एक समय की पर्याय, हर पर्याय एक नई है। इसका मतलब वो सिस्टम में पड़ी हुई है। इसका मतलब साइंस वहां करीब उसके पास पहुंच रही है। नहीं तो पहले साइंस नहीं मान रही थी इस बात को कि ये कैसे है कि हमारा सारा एक एक समय की पर्याय पड़ी है, तो इसका मतलब हम कुछ नहीं कर रहे। अब वो एग्री कर रहे हैं इस बात को, क्योंकि क्वांटम फिजिक्स के हिसाब से समझ में आया कि चीजें ऑलरेडी पड़ी हैं, कौन कौन सी चीज कब उठनी है, कहाँ जानी है, कैसा होना है, ये ऑलरेडी सिस्टम में है। आप सोचते हो कि मैंने मैंने ऐसा सोचा, मैंने दिमाग लगाया। अरे तुम्हारे दिमाग में पहले क्यों नहीं आ गया, अभी क्यों आया? इसका मतलब उसकी भी टाइमिंग है। ये जो चीजें हैं ना, ये अब साइंस वहां तक पहुंच रही है, क्योंकि जितना पौद्गलिक वर्क है, पौद्गलिक इंफॉर्मेशन है, कर्मों का है, वहां तक तो साइंस पहुंच ही जाएगी। साइंस अगर नहीं पहुंचेगी तो आत्मा का हो सकता है कि सोल के बारे में, आत्मा के अंदर को कोई उसमें भौतिकता नहीं है, उसके बारे में सोचने में उसको तो उनको एज इट इज लेना पड़ेगा। लेकिन पुद्गल के लिए, मैटर के लिए, वो खोज पता नहीं कहां तक ले जाएगी हम। अब ये नई फिजिक्स है, हम लोगों ने इतना नहीं पढ़ा, लेकिन अब जो समझ में आ रही है, ये बहुत जबरदस्त चीज है। और ये हमारे धर्म में जो कहा जा रहा है, हमारी विचार आती है, विचार संप्रेक्षित हो जाते हैं। तो हमने कहा हमें तुझे याद ही क्या था, तुम आ गए, मैं तुम्हारे बारे में सोच ही रहा था, वो व्यक्ति आ गया। ये सारा सिस्टम में है। चलिए अब विषय पे आते हैं। तो इसमें क्या है कि चाहे आपकी वर्तमान स्थिति जो भी हो, आपको नया विश्वास जागृत हो जाएगा। आपका असली स्वरूप अपनी आदतें नहीं है। आप खुद को पराजित करने वाले व्यवहार की पुरानी आदतों को छोड़कर नई आदत डाल सकते हैं। आप प्रभाविकारता यानी कि इफेक्टिवनेस को, सुख, विश्वास आधारित संबंधों को नई आदत सीख सकते हैं। अब देखिए, जैसा धर्म से जुड़ता है आदमी, बदलाव आता है, हम बदलते हैं अगर हम बदलना चाहें तो। ये जो ध्यान साधना में बड़े परिवर्तन आते हैं, तभी हम लोगों को कहते हैं कि थ्योरी थ्योरी भी असर करती है, पर उस गति से नहीं करती जितना कि उसमें प्रैक्टिकल करने से होता है, जबकि आदमी ध्यान साधना में बैठता है। तो आप प्रोत्साहित होकर इन आदतों का अध्ययन करें, तो अपने विकास तथा परिवर्तन के द्वारा खोल लें, द्वार खोल लें। परिवर्तन के द्वार जो है ना, आपको हमेशा अपने दरवाजे खिड़कियां खोले रखो, तभी तो फ्रेश एयर आएगी। और अपने दरवाजे खिड़कियां बंद कर दिए तो कैसे आएगी? कुछ लोग होते हैं कि वो इस विचार के होते कि जो मैं कर रहा हूं ना वही ठीक है, जैसा मैंने कर दिया ना बस यही ठीक है, वो वहां रुक जाते हैं। तो इसमें ये होता है कि आप अपनी आदतों का अध्ययन करें, पिछली बार मैंने ऐसा करा था, अब इसमें क्या नवीनता ले आए, क्या बदल के देखे करके, तो उनको अच्छा लगता है नवीनता को। तो अपने विकास का परिवर्तन के द्वार खोल लें, खुद के साथ धैर्य से काम लें। अपने साथ तो ना, मतलब जो धीरजता होती है ना, ये बहुत काम की होती है।
अगर किसी के अंदर धैर्य नहीं है और धीरज नहीं है वो, तो धर्म भी नहीं हो सकता। क्योंकि धर्म भी जो है ना, उसके लिए धैर्य चाहिए और धीरजता चाहिए, तब वो टिक के किसी बात को करेगा। अब वो धर्म करते हुए क्या है कि उसके धर्म करने के लिए बैठा पड़ा, उसका ध्यान कहीं और जा रहा है, वो कहीं पर, वो वहां टिक ही नहीं पा रहा, क्योंकि वो उसमें वो धैर्य और वो है ही नहीं है, धीरजता ही नहीं है कि भाई इस काम को कर रहा हूँ, टिक के कर लूँ, ये खत्म हो जाएगा तो दूसरा पकड़ूंगा। लेकिन ऐसी ऐसी धीरता होती नहीं है। तो आत्म विकास एक नाजुक चीज है, सेल्फ ग्रोथ इज टेंडर। जो अपनी ग्रोथ होती है ना, बड़ी नाजुक चीज है, क्योंकि इसमें ग्रोथ मुझे खुद ही करनी है, किसी को नहीं। ये एक पवित्र स्थान जो होली ग्राउंड है, इससे बड़ा निवेश दूसरा नहीं। आप जो है ना, इससे अच्छी इन्वेस्टमेंट नहीं कर सकते अगर आप अपने आप को इंप्रूवमेंट नहीं कर। मैं कहता हूं कि अगर आप धर्म के नजदीक जाते हैं, ये भी आपकी बहुत बड़ी इन्वेस्टमेंट है। और इसका रिजल्ट जो है ना, ये आने वाले कई भवों में नजर आ जाएगा, जो उसके बाद आएगा। क्योंकि ये जो इंप्रूवमेंट है, ये वो चीज है जो परमानेंट आपके साथ जाए। उस पे इन्वेस्टमेंट करनी। आपने इन्वेस्टमेंट कहाँ सोचा? हम इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं अपने शरीर के लिए, अपने आसपास भौतिकता के लिए। उसका शॉर्ट टाइम है। और अगर मैं वही समय जो है मैं अपनी आत्मा के ऊपर दे देता हूं उस हिसाब से, और इससे बड़ी अच्छी इन्वेस्टमेंट नहीं हो सकती समय की, कि उस समय को आपने किस में लगाया, अपनी आत्मा की इंप्रूवमेंट के लिए। आज का समय, उस समय की घड़ी, ज्यादा से ज्यादा समय अपने आयु का आत्मा पे लगाया, तो वो बहुत आगे तक जाएगा। आत्मा वो बहुत आगे तक जाएगा। और ज्यादा से ज्यादा समय अपना शरीर के लिए लगाया, शरीर को सजाने संवारने, उसको आराम देने के लिए इसमें लगाया, वो आपका उस टाइम आपको लगेगा, बट आपके साथ बहुत दूर तक नहीं जाएगा। क्योंकि जो कुछ उसमें कष्ट आने वो आएंगे, सब प्रॉब्लम, जितना मर्जी शरीर का ख्याल कर लो, ये पौद्गलिक है और इसमें सारे वेरिएशन आएंगे यार। लेकिन आत्मा जितनी, आत्मा के अंदर निर्मलता आती जाएगी, आत्मा जितनी उत्कृष्ट होती जाएगी, उसमें आपको बहुत बेनिफिट आने वाले कई भवों तक मिल सकता है। अब ये डिसीजन हमारा अपना है कि मैं अपने टाइम को, इन्वेस्टमेंट को कहाँ ज्यादा लगूं। शरीर को इग्नोर नहीं करना है। शरीर को उसका ड्यू टाइम जो उसको चाहिए, उसकी खुराक, उसको रेस्ट, वो दीजिए। बाकी सारा टाइम जो है ना, वो अपना हम उस पर लगाएं कि जो मेरा परमानेंट एक बार इलाज हो जाए। जाहिर है ये तुरंत फुर्त या फटाफट होने वाला काम नहीं है। आप आश्वस्त रहें कि आपको लाभ मिलेंगे अवश्य। ये आपको कॉन्फिडेंस होना चाहिए कि मैं किसी चीज को पूरा डिटेल में देखता हूं, उसको दोबारा से चेक करता हूं कि मैंने करा। अब एग्जामिनेशन में होती है ना, अगर ठीक है कर लिया, कुछ लोग होते हैं अपनी कॉपी जो होती है ना, आधा घंटा पहले पेपर खत्म हुआ देख के फटाफट चले जाते हैं। इसमें बहादुरी समझते हैं कि देखा मैंने सबसे पहले आंसर बुक दे दी। और 3 3 घंटे का समय था बैठने का, पर वो 2.5 घंटे में उठ के चले गए। 2 घंटे वाले भी लोग देखे जो उठ के चले जाते पेपर, जैसे पता नहीं क्या जल्दी 1 घंटे की, जो सारा साल आपने पढ़ा है। और अगर वो पूरी अपनी आंसर शीट को दोबारा से पढ़ना शुरू कर दे उस समय के अंदर, उसको पता चलेगा कि कितनी गलतियां छूट गई थी लिखते लिखते, कितनी चीजें रह गई थी, वो पॉइंट याद आ जाएंगे उसे, वो फिर उसमें ऐड करेगा। तो उसको कितना लाभ मिल जाएगा। वो जो लास्ट का जो आधा घंटा है, वो आपको कहाँ ले जाएगा। वो आपके आम बच्चों के साथ आपके 5 7 मार्क्स का डिफरेंस डाल देगा। तो जाहिर है कि हम, मतलब फटाफट नहीं काम होंगे। जब आप आदतों को समझने और उन पर अमल करने की अधिक ऊंचे स्तरों की ओर बढ़ते जाएं, तो आप हर आदत में दिए गए सिद्धांतों को बार बार पढ़कर अपना ज्ञान, नॉलेज, अपनी योग्यता, एबिलिटी और इच्छा, डिजायर का विस्तार करने की कोशिश कर सकते हैं। इन 3 चीजों से आदत का हमने देखा था कि 3 सर्कल आदमी बनाते हैं कि जीव को ज्ञान क्या है, और ज्ञान के साथ उसकी योग्यता क्या है, और योग्यता के साथ उसकी इच्छा क्या है। तो नॉलेज, एबिलिटी एंड डिजायर, इन 3 के कॉम्बिनेशन से आपकी आदत फॉर्म हो जाती है। इसलिए आदत बनती है कि उस ढंग से आप एक बार काम करते हो, 2 बार करते हो, 3 4 बार आपने काम करा, आपकी आदत बन गई। उस आदत पे ही, अब उस आदत से ऊपर भी कुछ अच्छा हो सकता है। इन तीनों में कहाँ कहाँ मेरा जो है ना वो फैक्टर बढ़ जाए, ये 3 फैक्टर अगर हैं, तो मैं अपनी नॉलेज अगर मेरी और बढ़ गई, तो मुझे कुछ दिनों के बाद अपने काम में त्रुटि नजर आने लग जाएगी कि भाई मैं इसको ऐसे करने की बजाय ऐसे करता तो ज्यादा अच्छा था, ऐसा क्यों नहीं कर लिया मैंने।
तो ये क्या, ये ज्ञान के साथ होता है, ये ज्ञान से पता चलता है। और फिर योग्यता, एबिलिटी क्या है, धीरे धीरे वो जब सीख रहा है, कुछ काम कर रहा है, तो उसकी एबिलिटी भी आएगी कि इसको हम ऐसे कर लें। और इच्छा जो है, डिजायर का विस्तार करने की कोशिश कर सकते हैं। तो उसको अपनी इच्छा भी होनी चाहिए। देखो, आदत बदलने के लिए आदत किस चीज की बढ़ेगी, आप काम वही करोगे जिसमें आपको वो रुचता है, जिसमें रुचि है, आप इच्छा है, वही करने को दिल करे। और उसी तरह ही आप अपनी आदतें बदल सकते हो। कोई पढ़ने की आदत बदलता है, कोई लिखने की आदत बदल लेता है, कोई सुनना सीखता है और अच्छी तरह सुनना सीख जाता है कि मैं इसको बड़े ध्यान से सुनूं। ये सारा जो प्रोसेस है, ये हमारा बचपन से लेकर आगे जो जो बढ़ते हैं, यहां तक कि हम अंत समय तक सीखते रहते हैं, सीखते रहते हैं। सिर्फ है कि अपनी खिड़कियां दरवाजे खुले रखो, कोई नवीन इंफॉर्मेशन आए उससे भागो नहीं। देखो, मेरे साथ मुझे इसमें से कुछ मिल सकता है। इस प्रकार आपका दृष्टिकोण भी विस्तृत हो जाएगा, आपकी समझ गहरी हो जाएगी, अपनी मानसिक या भावनात्मक सोच में फर्क आपको खुद ही नजर आ जाएगा। और परिणामतः इन आदतों को जीवन में उतारने की प्रेरणा भी बढ़ जाएगी। मतलब हमको प्रेरणा मिलती है कि इसको क्या मैं नए ढंग से कर लूं। कई लोग हैं ऐसे कि जो पहले ऐसे करते हैं, फिर वो बताते हैं कि जी मैंने अपने कार्य को मैं ऐसे ऐसे कर रहा हूं, क्या कोई इसमें इंप्रूवमेंट और हो सकती है। तो फिर जो एक्सपर्ट होते हैं वो बताते हैं यस, आप इसको इस ढंग से करो। तो आजकल तो बड़ी बड़ी कंपनियां जो है वो कंसल्टेंट लेती, कंसल्टेंट बुलाती हैं, क्योंकि वो, ये जिसने खुद किया होता है ना, उसको अपनी गलती नजर नहीं आती। आपने जो कागज लिखा होगा ना, अगर आप दोबारा पढ़ोगे ना, आप फटाफट वैसे ही पढ़ जाओगे। वो कागज आप चेकिंग के लिए किसी और को दे, वो चेक करता है ना जब, तो उसमें कई गलतियां निकल आती। दूसरा उसको उस ढंग से देखता है, उसकी उसकी दृष्टि वैसी है इसको चेक करने। तो इससे क्या होता है कि वो चीजें जो है ना, हम उनसे सीखते हैं, उन चीजों से, गलतियों से भी सीखते हैं। लेकिन गलती पे गलती करते जाएंगे तो फिर बहुत नुकसान होगा, क्योंकि इसकी कॉस्ट बहुत भारी होती जाएगी। अगर हम खुद ही चेक करके पहले गलतियां निकालते हैं, फिर अपने नजदीक को ये उससे दिखाते हैं, फिर चीजों को समझते हैं कि मैं इस तरह कर रहा हूं। तो कई बार जो शिष्य गुरु से कहता है कि मैं इस तरह कर लूं क्या, क्या मतलब उसमें गुरु कहता है हाँ ये तो और भी अच्छा है, ऐसा कर लो। तो हर चीज के करने के बहुत ढंग होते हैं, तो हम कहीं अटके ही नहीं। और ज्ञान में भी ऐसे है कि जो रेलिवेंट उसके अंदर इंफॉर्मेशन है वो सारी फील्ड हो। इसलिए आजकल जो है ना, स्पेशलिटी आ गई बात। अब पहले क्या था, एक ही हॉस्पिटल होता था। अब क्या आपने देखा है कि आपने अगर इसका इलाज कराना है, आइस का, किडनी का कराना है, तो आपको आरजी स्टोन पे जाना है। क्यों, वो एक ही चीज पे, फील्ड पे काम कर रहा है, उसका एक्सपर्टाइज बढ़ गया। जो डॉक्टर हार्ट का ऑपरेशन करता है, वही वही हार्ट का, पहले हॉस्पिटलों में वही डॉक्टर होते थे। एक एमडी हो जाता है, एक एमबीबीएस होता था। सब चीज, वो दवाई देने से लेकर सारे काम वही करते थे। और फिर, और अब धीरे धीरे हर आदमी स्पेशलिटी हॉस्पिटल में जाना चाहता है, कि जहां पर ये जो डॉक्टर है, पहले डॉक्टर को हम डॉक्टर लेते थे, अब डॉक्टर में ये देखते हैं क्या ये सर्जन है, सर्जन है तो कहाँ से है, फिर उसकी डिग्री को भी ध्यान से देखते हैं। अब जो है ना, स्पेशलिटी की बात है। पहले क्या था, स्पेशलिटी नहीं थी ना, तो एक क्लास का एक टीचर होता था, वो पहली क्लास में भी पढ़ाता था, दूसरी क्लास का कोर्स वही टीचर, वो क्लास उसकी होती थी। उसके बेनिफिट भी थे, नुकसान भी कई थे। तो वो बच्चे को पढ़ाता था तो उसको बताता था, और बच्चे उसके साथ चल के आ रहे हो, एक एक बच्चे की फैमिली, उसके नाम, उसके माता पिता, सबको जानता है रास्ते में। और उसको, क्योंकि इतने सालों से पढ़ा रहा है, उस बच्चे के साथ आ रहा है, लेकिन उसकी क्षमता अपनी लिमिटेड है, तो वो पूरी क्लास को उस तक लेके जाता है। फिर ये हुआ कि नहीं, हर चीज का एक सब्जेक्ट है, फिजिक्स का टीचर अलग होगा, केमिस्ट्री का टीचर अलग होगा। उतनी उतनी जो ग्रोथ हो गई, अब उसके एक्सपर्ट आ गए, उसके टीचर। तो वो धीरे धीरे क्या हुआ कि हम स्पेशलाइजेशन आगे बढ़ गए। किसी टाइम पर एक जो था ना, वो एक इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग होती थी, उसके बाद में उसमें आ गया टेलीकम्युनिकेशन आ गया, फिर आईटी आ गया, अब एआई आ गया। वो फील्ड वही है, उसमें कितनी एडवांसमेंट होगी, कितनी वैरायटी होगी। अब एआई की सीखने के लिए आपको वहीं जाना पड़ेगा जहां पर ये ऐसा है। टेलीकम्युनिकेशन के लिए उसमें ही जाना पड़ेगा, इलेक्ट्रॉनिक्स लेनी पड़ेगी, इलेक्ट्रॉनिक्स समझ रहा हूं।
और इलेक्ट्रिकल के अंदर उसको पावर जनरेशन समझना होता है। ये स्पेशलिटी है, इस स्पेशलिटी को समझ के चलना होता है, उसी पे कंसंट्रेट करना होता है। यही चीज हमारे धर्म में है। अगर इस धर्म के अंदर आपने एक चीज कर ली, जैसे अब कोई भी सूत्र ले लेंगे, उसको आप एक बार पढ़ते हैं, दो बार पढ़ते हैं, तो आपको पूरा परिपक्व है। अब सारा एक बार पढ़ ले, ये देखा है अनुयोग अलग अलग है हाँ ना। सारे अलग हैं, तो उसमें चारों जो अनुयोग हैं, उसके हिसाब से जब तक हम नहीं देखते कि द्रव्य अनुयोग है, गणित अनुयोग है, तो उससे उससे आप नहीं पहले शुरू में तभी क्या होता है कि पहले वो धर्म चर्चा, धर्म कथाएं लेके चलते हैं, बच्चों को बड़ी आसानी से समझ आती, करते करते फिर उसको तत्व ज्ञान की तरफ डाला जाता है। तत्व पहले तो उसको सिर्फ उसका रुचि क्रिएट करने के लिए उसको कथाएं सुनाई जाती, तीर्थंकर चरित्र बताया जाता है, ये ऐसी चीजें बताई जाती है कि उसकी श्रद्धा जो है ना धर्म की तरफ बढ़े। और फिर उसके बाद में आगे जो है ना उसको चीजें समझाई जाती हैं, तब उसको तत्व ज्ञान समझ में आएगा। उससे पहले उसको 25 बोल भी सीखना पड़ेगा। वो जो धर्म कथा है उसके लिए 25 बोल नहीं आता तब भी काम चलेगा, लेकिन उसकी रुचि बन जाएगी, इंटरेस्ट बन जाएगा, उसको आनंद आने लग जाएगा धर्म कथाओं में। तो कि उनके प्रति उनकी श्रद्धा है कि भगवान महावीर का चरित्र पढ़ लिया, वो ऐसे थे, वो ऐसे थे, उन्होंने ऐसे करा, तो वो उनको एडमायर करने लग जाता है, उनकी छवि उसके दिमाग में होती है और उसकी श्रद्धा बन जाती है। अब उस उनकी तरफ महावीर के प्रति श्रद्धा ना हो, तो आगम पढ़ने के बाद में उसको वो अंदर से वो जो जो है ना उसकी पकड़ नहीं बनेगी, क्योंकि उसको यही संदेह रहेगा। आप किसी बाहर के व्यक्ति को जो जैन नहीं है उसको बताओ कि ये ऐसे हमारे धर्म में ऐसा होता है, वो मानते ही नहीं। लेकिन हम क्यों मानते हैं? हमें श्रद्धा है कि भगवान ने बताया, उनके आगम में है, ये गलत नहीं है। भगवान ने केवल ज्ञान में देखा है, उनका ज्ञान जो था वो अनंत था, हम इस ज्ञान से उसको समझ नहीं पा रहे, लेकिन ये लिखा जो है वो ठीक है। तो ये बात श्रद्धा चाहिए। तो इसमें क्या है कि अपने को अपना दृष्टिकोण जो है ना मतलब विस्तृत करना पड़ता है। आपका दृष्टिकोण विस्तृत कैसे होता है कि जिस व्यक्ति से आप बात कर रहे हो आप उसको समझते हो कि ये इसमें एक्सपर्ट है, ये मेरे से इसमें अच्छा जानता है, तब आपका दृष्टिकोण जो होगा वो अच्छा होगा। इसलिए तभी हम कई बार कहते हैं कि बच्चे जो होते हैं छोटे बच्चों में खेलते हैं, तो मैं हमेशा कहता हूं अपने से बड़ों के साथ खेलो। जब भी बैठो इस स्टेज में, जब आप 25-30 साल की आयु में ना, जो 50-60 आयु वाले लोग बैठे हैं उनको अवॉइड मत करो। अगर मौका मिलता है तो उनके साथ बैठो, उनका एक्सपीरियंस सुनो। वो आपसे 20 साल आगे की सोचकर अपना एक्सपीरियंस सुनते हैं, और आपको, और कई बार हमने इससे गेन किया है कि उन लोगों के साथ बैठकर बहुत दूर की चीजें जो आती समझ आती है वो आती। गुरु और शिष्य में यही फर्क होता है ना। गुरु उससे 15-20 साल अगर आगे एडवांस है तो उसको वो चीज उतने मिनटों में मिल जाती है, जो गुरु ने कई सालों में सीखी है वो कुछ मिनटों में ले लेगा। इसलिए हमेशा अपने से, अपनी जैसे कहते हैं ना कंपनी, अपनी कंपनी में आप अगर लायक लोगों के बीच में या परिपक्व लोगों के बीच में करते हैं तो आपको बहुत अच्छे आइडियाज मिलते हैं, और वो आपको ही चेक करने और आपको ही जज करने, क्योंकि बदलना आपके अंदर से है, कोई आपको नहीं बदल सकता। आपको लगेगा कि हाँ अगर मैं ऐसा करता हूं तो मैं इस ढंग से करता हूं, अगर ऐसा करता हूं तो और अच्छा हो सकता है। तो आपको ये समझ आता है कि यस आई एम टू चेंज, तब आप चेंज होते, तब होते हैं। जब आपको धर्म सुख देने लग जाता है ना तब बदलते। अब हमारे धर्म के कारण जो परिवर्तन लोगों में आते थे, हम देखते थे जब परिवर्तन आता है उस परिवर्तन से आगे की जनरेशन पकड़ती थी कि हमारे पिता तो पहले बहुत क्रोध करते थे, अब जब से धर्म के साथ जुड़े हैं बहुत शांत हो गए, बहुत ऐसे हो गए। आपको उस धर्म पे आस्था आ जाएगी कि उसका कुछ रिजल्ट आपको दिखाई दे रहा है। अब किसी चीज को आप कोई कहता है कि ये केमिकल अच्छा है, ऐसा ऐसे पौधे बढ़ेंगे, आप जब तक पौधों में डालकर उसकी ग्रोथ और प्रोडक्शन नहीं होती तब तक आप विश्वास थोड़ी करेंगे किसी के कहने से। अब अपने हाथ से आपने चेक कर लिया कि वाकई ये चीज अच्छी है, जिसको मैं इस्तेमाल कर रहा था उससे इतनी प्रोडक्शन नहीं होती थी, जो इन्होंने सजेस्ट करी है वो अच्छी है। अब उस ये जो फर्क होता है ना इसको पकड़ना पड़ता है, इसको एक्सेप्ट करना पड़ता है कि भाई ये चीज, ये कंपैरिजन भी आ जाना चाहिए तुलनात्मक, कि मैं जो कर रहा हूं मैं अटका ना रहूं उसमें, मैं इससे अच्छा कर सकता हूं। और वो अच्छा का सीमा है ना वो कैसे आगे बढ़ती है।
आप देखिए अपने को ना, जब आप पहले बचपन में लिखने शुरू करते थे, शब्द लिखने के लिए आपको कितनी मुश्किल हो रही, आपको उसके ऊपर पूरने डाले जाते थे, फिर उस पर हाथ चलाना चाहे पड़ते थे। वो सारा अभ्यास था, अभ्यास था। और अब धीरे 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 क्या, आपने बहुत अच्छा लिखने लगे। अब धीरे धीरे आयु और बढ़ती रही आपकी, फिर हैंड राइटिंग बिगड़नी शुरू हो गई। क्यों? वो पीक खत्म हो गया, आप फिजिकली आप कमजोर हो रहे हैं। पहले आप उतने मेच्योर नहीं थे, उतने आप स्ट्रांग नहीं थे, तब आपकी कमजोरी थी। अब आपको कमजोरी यहां नजर आ रही है। तब भी उसको आप फिर भी ठीक कर सकते हो उसको, कि अपने को बड़े कॉन्फिडेंस से करें कि नहीं, इसको भी आराम से लिखें, आराम से ठीक करें। क्योंकि जो समय के अनुसार परिवर्तन, सिचुएशन के अनुसार से परिवर्तन नहीं करता, वो एक ही हिसाब से कार्य करता है, वो बाद में कहीं पर ना कहीं उसको प्रॉब्लम हो जाती है। आपको समय के अनुसार बदलना भी पड़ता है, बदलना पड़ता है। और इसको हम कहते हैं इम्प्रोवाइज करना। आप अपने आप को इम्प्रोवाइज कर, तभी इंप्रूवमेंट आएगी। अगर इम्प्रोवाइज ही नहीं करने की इच्छा है, तो फिर तो कुछ नहीं, जो मैं कर रहा हूं वही ठीक है, बस वहीं अटका रहे। अब जिसको हम धर्म समझाते हैं, वो कहता है महाराज मैं तो समाई करता हूं तो, और अब पिछले 25 साल से करता आ रहा हूं, मैं ना करूं तो मुझे सेटिस्फेक्शन नहीं होती। मैं तो बस समाई करना, माला अन्नपूर्वी, और वो उसमें बहुत आनंदित है। वो आगे सुनने को तैयार नहीं है। उसने वहां लाइन लगा ली, सीमा लगा ली। बात यह है कि अगर वो सुने और उसमें समझे, क्वेश्चन पूछे कि आप ऐसा क्यों कह रहे हैं, फिर वो आगे बढ़ सकता है। नहीं तो वो वहीं अटका हुआ है। और ज्यादातर लोगों को बदलना बहुत मुश्किल हो रहा है। वो वो नवीनता लाना नहीं चाहते। तो ये जो सारा ये सिस्टम था समझने का, ये सिर्फ यही था कि हमारी आदत, ये सब्जेक्ट ही आदत के नाम से था, कि अवर हैबिट्स, कि हैबिट्स हमारी बनती कैसे, हैबिट्स को हम इंप्रूव कैसे कर सकते हैं, हम अपनी दक्षता किन किन आइटम में, वो 7 पॉइंट के ऊपर आप कर सकते हैं। और उस तरह आपकी जो टोटल ग्रोथ है, वो कैसे निर्भरता से आत्मनिर्भरता, और जैसे आगे बढ़ेंगे तो सार्वजनिक निर्भरता आ जाएगी। फिर आप सोशली उस लेवल के हो जाएंगे कि आप बहुत से लोगों को कंट्रोल करने लगे। ये अपना बहुत ही स्लो प्रोसेस होता है, बट एवरी डे हम आगे बढ़ते जाते हैं, चीजें सीखते जाएं, बार बार करते जाएं, और बदलने का कोशिश करें। तो इस सब्जेक्ट से हम यही जानना था। अब इससे आगे जो नेक्स्ट सब्जेक्ट है हमारा, ये जो है, कि अब ये क्वेश्चन आता है, वो उसी के साथ रिलेटेड है, कि क्या मुझे बदलना है? अब वो जो व्यक्ति जिनकी मैं बात कर रहा था, वो कहते हैं महाराज हम तो यही करते हैं, 20 साल से करके आ रहे हैं, अपने को कुछ नहीं सुनना, हम तो समाई करते हैं, ये करते हैं, और बड़े सेटिस्फाइड हैं। वो कहते हैं वो अपने आप को धार्मिक समझते हैं। धर्म उन्होंने क्रियाओं से जोड़ लिया, जैसा उनको समझाया गया, बताया गया। लेकिन शुरू में तो खैर क्रियाएं पकड़नी होती, उसका महत्व है, पर सारी जिंदगी वैसे ही करते रहेंगे क्या? नहीं। अब उसके आगे बढ़ना है, और धर्म का कोई एंड थोड़ी है। तो वो बदलना नहीं चाहते, तो इस जीवन में, इसका मतलब कितने जीवन चाहिए वहां तक पहुंचने के लिए? अपने को तो इसी जन्म के अंदर हर एक एक दो दो साल अपने आप को बढ़ाते बढ़ाते उस लेवल तक जाना है। नहीं तो उतने जन्म लेने पड़ेंगे अगर हमारी प्रोग्रेस वही स्लो हो। देखिए अल्टीमेट फाइनल रिजल्ट तो जो है ना, जो सिलेक्शन है, वो सिलेक्शन तो सबकी बराबर होनी। आप इस जन्म के अंदर 4 स्टेप आगे निकल जाओ, 5 स्टेप आगे निकल जाओ। देखिए ऐसा है, वो जो स्टेप्स है ना, वो तो 14 ही है। 14 गुण स्थान जो है ना, ये उसी पे चढ़ के जाना। आप इस समय पहले कोई नहीं हिलना चाहते, अगर ये सोचते हैं कि नहीं, इस जन्म में मैं कम से कम पहले से चौथे तक तो जा सकता हूँ, 5वें तक भी जा सकता हूँ, छठा भी कर सकता हूँ, और उसके बाद में फाइनल छठा कैसे होगा, वो एक्चुअल 7वां हो जाएगा, 7वें छठे में का। इसका मतलब 14 में से 7 तक मैं इस जन्म में जा सकता हूँ। दैट इज द मैक्सिमम लिमिट। 7वें गुण स्थान से ऊपर नहीं है इस काल के अंदर। अब रही बात मैं कहां तक जाऊं, तो मैं वहां तक जा सकता हूं कि मैं चौथे तक जा सकता हूं, चौथे गुण स्थान तक। उसके लिए मुझे क्या करना है उसको आपको पता है। 5वें के लिए क्या करना है, वो चौथे तक ही रुक सकता है।
चौथे की तैयारी तक भी रुक सकता है। लेकिन उसको ये तो है ना कि मुझे पहले से ऊपर उठना है। इसका मतलब है कि हम एक एक जन्म करेंगे और मनुष्य भाव मिलता कब है? इन्हें इन्हें रो थोड़ी मिल जाएगा। अपने को तो मैक्सिमम स्टेप्स जो है ना, वो इसी में कितना चढ़ सकूं उतना चढ़ जाऊं। सातवें से ऊपर जा नहीं सकता, लेकिन सातवें तक जा सकता हूं। ठीक है, सातवें तक नहीं पहुंचना चाहते तो ठीक है, इसका मतलब छठा भी नहीं आएगा। तो पांचवें तक तो हो सकता है ना। पांचवें का नहीं करना तो चौथे तक तो रुको, क्योंकि पहले से चौथा सीधा है, बीच में कुछ नहीं। इसका मतलब पहले से ये जो छलांग है चौथे तक की, वो तो आपको करनी है। सिस्टम को समझकर किधर प्रयास करना है, कैसे सीढ़ी चढ़ना, उसी ढंग से करेंगे ना, कि पहले से चौथे जाएंगे। दूसरा इंसान गिरने का, चढ़ने का नहीं है। तीसरा भी फर्स्ट टाइम चढ़ने का नहीं है, वो चौथे पे जाकर तब तीसरे पे आ सकता है बेटर। तो आपकी अपनी दौड़ तो पहले से चौथे तक है। तो अभी लक्ष्य पहला क्या होना चाहिए? पहले से चौथा। उसके लिए क्या चाहिए उसको समझ ले, और फिर उसको करें। और वो हो जाता है तो फिर पांचवे का पूछें। पांचवे के बाद फिर छठे के लिए आता है मन, तो सातवें पे पहुंचेंगे तो सातवें छठे के अंदर झूलेगा। तब उसको लगेगा कि इस जन्म में मैंने जो कर सकता था वहां तक मैंने करा। अब किस क्वालिटी का, गुणवत्ता का हो, वो अलग बात है। पर मैक्सिमम लिमिट, सीमा ये थी, मैंने वहां तक कर लिया है। ये तो अप्रोच होनी चाहिए ना। ये समय का सदुपयोग है। हम करना ही नहीं चाहते। हम बताएं कुछ तो वो कहते हैं महाराज इस बार तो नहीं है, देखेंगे अगले जन्म में। कहाँ बैठे? अगला जन्म कब है और कहाँ है? तो ये पिछले 200 वर्ष में लिखी गई सामग्री का अध्ययन करने पर एक आश्चर्यजनक पैटर्न नजर में आया। इसका निष्कर्ष यह निकला कि पिछले 50 वर्षों का अधिकांश सफलता संबंधी साहित्य ऊपर का था। 50 वर्षों तक जो ऊपर का था ना अधिकांश, वो क्या था? वो सतही था, यानी सुपरफिशियल, टॉप टॉप के ऊपर ही ये जो था पर था। इसमें मात्र सामाजिक सामाजिक छवि बनाने की सजगता थी। इसमें जो पहले 50 वर्ष उसमें से थे ना, वो जो निकले, पिछले जो निकले हैं, मतलब 200 वर्षों का उन्होंने पैटर्न देखा कि लोग कैसे करते थे, कैसे। 200 वर्ष का पैटर्न, और उसमें से 50 वर्ष का अधिकांश यही था। उसमें मात्र सामाजिक छवि बनाने की सजगता, तकनीक, तुरंत फुर्त समाधान बताए गए थे। सफलता का यही साहित्य सामाजिक बैंड एड्स और बैंड एड्स बन गई। हर आदमी सोचता था कि जल्दी काम हो जाए। कॉफी जो है ना, वो इंस्टेंट होनी चाहिए। दवाई दो बस, डॉक्टर साहब ऐसी दवाई दो कि बस अंदर गोली उतरे और काम शुरू हो जाए। बैंडेड तक कहीं चोट लगे, बैंडेड सबके हाथ में है। पट्टी की नहीं करना, उसी टाइम बैंडेड लगाओ। तो जिनके माध्यम से गंभीर समस्याओं को सुलझाने के प्रयास किए जाते थे, हालांकि कई बार उनसे समस्या कुछ समय के लिए तो सुलझ जाती थी। अब मान लिया उसमें जख्म हो गया, आपने बैंडेड लगा ली। अब बैंडेड तो एक जो है ना फर्स्ट एड है। भाई अगर उसमें नीचे उसके घाव ज्यादा है तो आपको डॉक्टर को दिखाना है। परंतु दीर्घकालीन समस्याएं ज्यों की त्यों बनी रहती थी। हम ऊपर ऊपर से कर लेते थे, और वो जो है ना नीचे की जो समस्याएं अंदर ही अंदर फैलती रहती थी, तथा बार बार उभर आती थी। ये जो कैंसर की डिजीज है, इसमें इसका मतलब है कि कुछ चीजें छुपी छुपी अंदर ग्रोथ होती रही है, हमें ध्यान नहीं गया, और एकदम सामने आई तो उसका लगा वो एक दिन में नहीं हुआ है। तो उसके मतलब है कि समस्या थोड़ी थोड़ी कर कर वो गंभीर होती गई। हालांकि कई बार इनसे समस्या कुछ समय के लिए सुलझ जाती है। ये जो आज तक एलोपैथिक इलाज है, ये ऊपर ऊपर से ठीक कर देता है सिम्टम्स को, जो सिम्टम्स देख के उसको अवॉइड कर देता है। लेकिन उसको गंभीरता से, जड़ में क्या है, ये जो बाहर नजर आ रहा है, जो बाहर शरीर के स्तर पर आया, ये कौन से जगह से इसकी शुरुआत हुई, ये हमारा आयुर्वेदिक, होम्योपैथी, ये देखती हैं इसमें कि ये जड़ से कहाँ शुरू हुई। और हम इसे कहते हैं ये इलाज बड़े सुस्त हैं, ढीले हैं। एलोपैथिक में तो कैप्सूल अंदर गया, उसने कहा 3 दिन खाओ, लगने लगा हम ठीक हो गए। वो ठीक नहीं हुए। जो सिम्टम्स उभर कर आ गए थे, आपने सिम्टम्स दबा ली, वो सिम्टम्स दब गए, आप रिलैक्स हो गए कि मैं ठीक हो गया। वो फिर कुछ दिनों बाद वो फिर ऊपर तक उठते उठते अपना वो फिर आएंगे। हालांकि कई बार समस्या
इनसे समस्या कुछ समय के लिए सुलझ जाती है, परंतु दीर्घकालीन समस्याएं जो कि त्यों बनी रहती थी, अंदर ही अंदर फैलती रहती थी तथा बार बार उभर के आती। पहले 150 वर्षों की सफलता सक्सेस संबंधी लगभग सारा साहित्य चरित्र को सफलता की नींव मानता था। इन 200 सालों की जो स्टडी करी है, उसमें 150 साल जो पहले के हैं, हमने जो अभी बात करी ना वो 50 साल पीछे की बात करी है, जो अब से 50 साल। लेकिन उससे पहले जो 150 साल हैं, उसमें चरित्र को ही देखा जाता था। किसी ने कपड़े आयरन किया नहीं पहना, उसके कपड़े साफ सुथरे धुले हैं ना, वो साफ सुथरे ऐसे ही पहने थे। एक टाइम था, यानी मतलब हमारी जो एज है, ये समझ लो 70-75 साल पहले, कोई प्रेस वेस करके नहीं कपड़े पहनते। दिल्ली में आके नहीं प्रेस। हाँ, मतलब वो, मतलब ऐसा है, बस उसको दो, जब सुखाते थे ना, उसी टाइम हाथ उथ मार के उसको ऐसा रख लेते थे। कोई स्टार्च देकर या बिल्कुल ऐसा कपड़ा नहीं होता। इन जनरल बहुत कम फैमिलीज, बहुत कम। जैसे हम कहते हैं कि जवाहरलाल नेहरू के कपड़े फ्रांस से धुल के, पेरिस से धुल के आते थे। तो ये जो बातें थी ना, तो ये सारी, लेकिन वो पहले 150 वर्ष में देखा जाता था कि व्यक्ति ने कपड़े अच्छे नहीं पहने, पर अंदर से बहुत स्वच्छ है, इसका चरित्र कैसा है, उस सोशल, मतलब उसको देखा जाता था। और चरित्र को सफलता की नींव माना जाता था। चरित्र आधारित नीति शास्त्र, करेक्टर एथिक्स थी कि इसका करेक्टर क्या है। ये नहीं देखा जाता था कि इसकी स्मार्टनेस, इसकी पर्सनैलिटी क्या है, इसके पास पैसा कितना है। अब स्मार्टनेस भी खत्म हो गई, अब बात रहेगी पैसे की। गाड़ी कौन से मॉडल की है, घर कैसा है। और उस टाइम देखा जाता था परिवार बहुत बड़ा, फलाने के दादा परदादाओं के नाम से चलता था। आजकल है कि क्या माता पिता उसके साथ है। आजकल लड़कियां पूछती हैं, मतलब वो चाहती कि नहीं इंडिविजुअल हो। हाँ, मतलब जो है कि वो पति पत्नी हम हो और कोई हो ही ना। तो ये जो बात है ना, ये सारा क्या, कि ये प्रेजेंट सिचुएशन आ गई है कि हम इतने इंडिविजुअलिस्टिक हो गए कि हम एक दो दो के अलावा, और अब आगे जो टाइम आ रहा है, वो एक दूसरा भी दूसरे के साथ रिश्ता नहीं बनाना चाहता। वो कहता लिव इन रिलेशनशिप अच्छा है, वो भी उसको भार लगने लगा। और कहाँ वो जन्म था कि लोग परिवार के 60-60 लोग, उनके भाई बहन भतीजे सब, जो है ना पूरा परिवार इकट्ठा रह रहा है, और कोई किसी को बोझ नहीं लग रहा। उसे यूनिटी में स्ट्रेंथ नजर आ रही थी। और आज जो है उनको अपना जीवन जो है वो इंडिविजुअलिटी में नजर आ रहा है, और अब तो इंडिविजुअलिटी भी खत्म होती जा रही है। तो इसमें क्या है, इसमें सत्य, निष्ठा, विनम्रता, वफादारी, संयम, साहस, ये करेक्टर एथिक्स से ये देखे जाते थे कि सत्य निष्ठा है, विनम्रता है, वफादारी है, संयम है, साहस है, निष्पक्षता है, धैर्य है, परिश्रम है, सादगी है, अडंबरहीनता है। ये जो है, ये सारे कौन से, और स्वर्णिम नियम है ये। जैसे चारित्रिक गुणों पर जोर दिया गया था, ये फलानी परिवार का है, वहां पर कोई गलत काम नहीं होता, वो विनम्र वफादार, मतलब उनकी जिनकी मार्केट वैल्यू होती थी, उस परिवार का ब्रांड चलता था। ये फलाने पे उसको ब्रांड देख के लोग अपनी बच्चियों की शादी कर देते थे कि ये बहुत धार्मिक परिवार है, अच्छा परिवार है, चरित्रवान है सारे लोग, ये होता था। लेकिन प्रथम विश्व युद्ध के बाद सफलता का आधारभूत दृष्टिकोण जो है ना, वो चरित्र आधारित दृष्टिकोण से हटकर व्यक्तिगत पे आ गया। अब व्यक्तिगत हो गया। पहले तो अगला कहता था कि हमारे परिवार में ऐसा आज तक नहीं किया, हम नहीं करेंगे। वो पूरा उसको पूरा एक यूनिट लेके चलता था, या पूरा देश, हम भारतीय ऐसा नहीं करते, अगर कोई हमारी शरण में आ गया, उसको शरण दिया, तो हम उसको निकालेंगे नहीं। ये पूरी ये क्वालिटी होती, जिसके कारण ये देखिए कि दुश्मनों का भी हुआ। आज तिब्बत से दलाई लामा यहाँ आया, उसने शरण मांगी, तो उस टाइम यही बात की गई। ये इस बात को भी 75-80-80 साल हो रहे हैं करीब इसके आने का। तो इस साल में यह है कि वो एक आया चेटक राजा के पास, चाहे उसके देवते ही गए, लेकिन उसने कहा ये शरणार्थ मेरे शरण में आए हैं, उसके लिए उसने युद्ध करा। ये क्या था उसमें, उस समय का जो संस्कार थे। उसके बाद अब क्या हुआ कि सेकंड वर्ल्ड वॉर में ये जो है ना, ये सारा चेंज हुआ। तो प्रथम युद्ध के अंदर तो यहां तक चला। प्रथम युद्ध होने के बाद जो संसार में बदलाव आए, दुनिया में बदलाव आए, उससे क्या आ गया, पर्सनैलिटी कल्ट आ गया, कि पर्सनैलिटी एथिक्स हुई।
अब जो है ना करेक्टर, इससे एथिक्स तो नीचे दब गई, एथिक्स में करेक्टर नीचे दब गया और पर्सनैलिटी आ गई। वो कहते हैं लड़का बड़ा स्मार्ट है, बड़ा बहुत अच्छा देखने में जस्ट है, और वो भी अपना कुछ फिजिक व्यायाम करके शरीर बनाया हुआ है, पर अंदर वैल्यूज क्या है? इसलिए धोखा हो जाता है आजकल। जो बाहर से दिख रहा है वो पर्सनैलिटी है, और वास्तविकता उसके अंदर है। वास्तविकता तो डेवलप हुई नहीं, इसलिए धोखा हो जाता है, रिलेशन खराब हो जाती है। तो ये क्या पर्सनैलिटी एथिक्स पर विराजित हो गया। अब क्या हुआ कि ये सारा खेल जो है ना, मतलब व्यक्तिगत जो है ना, व्यक्तित्व आधारित नीति शास्त्र जो है ना, यानी कि पर्सनैलिटी एथिक्स पर विराजित हो गया। पर्सनैलिटी एथिक्स में व्यक्तित्व, सार्वजनिक छवि, दृष्टिकोण, नजरिए क्या है, व्यवहार को सफलता का आधार माना जाने लगा। अगर एक बच्चा जो है कभी गलत काम किसी को बोलता था, उसको डांटते थे घर के बड़े, नहीं उनसे ऐसा नहीं बोलना था। अब वो कहते हैं देखो हमारा बच्चा कितना स्मार्ट हो गया। अब वो बच्चे जो है ना बाहर ऐसी गलतियां करके आते हैं, वो बड़े खुश होते हैं कि इस छोटी उम्र में, यानी कि जो गलती मैंने 10 साल की उम्र में करी थी, मेरा पोता 4 साल में ही करने लग गया। इसी बात की खुशी होने लगी उसको। यानी कि वो इसमें, इसके अन्य पहलू भी थे कि जो साफ तौर पर गुमराह करते थे, यहां तक धोखा देते थे, लोगों को सफल दिखने का आडंबर करने की सलाह दी जाती थी। अब जो है ना पर्सनैलिटी दिखाने के लिए, कि आप जब इंटरव्यू में जाते हो तो पहले लोग अपनी योग्यता के अनुसार जाते थे, अब उनको ट्रेंड किया जाता है। अब ऐसे कोर्सेज हैं कि आपको इंटरव्यू कैसे अटेंड करना है, कैसे बैठना है, कैसे दिखना है। ये सारी चीज आर्टिफिशियल हो जाएगी ना। ये सारी चीज जो होगी, उस इंटरव्यू के अंदर नंबर लाने के लिए आप उसको अपने ऊपर ओढ़ लोगे कि आप जाकर इस मुद्रा में बैठना है, ऐसे बैठना है, ऐसे करना है। क्यों? वो तो सिलेक्शन करने वाले वो भी वैसे ही सोच रहे हैं। एक व्यक्ति बिल्कुल सीधा साधा और आराम से जाए, पर अंदर बड़ी क्लैरिटी हो उसको, क्योंकि अब करेक्टर का वैल्यू नहीं रही। वो कहते हैं बस स्मार्टनेस होनी चाहिए। ये कैसे भी बाय हुक और बाय क्रुक हमारा बेटा काम करा के आ जाता है, ये एक्सपर्ट है। अरे वहां वो क्या करके आता है? किसी को ब्राइब देता है, खिलाता है, पिलाता है, क्या करता है, और काम करा के ले जाए, तो उसकी क्वालिटी ये है कि इसने ये जाकर जाता है तो काम हो जाता है हमारा। ये जो सोच है ना, इसने बहुत गड़बड़ कर दी है कि लोगों को सफल दिखने का आडंबर करने की सलाह दी जाती है, दूसरों को रौंद कर आगे बढ़ने का सुझाव दिया जाता है, रौंद कर चलो। ऐसा भी मैंने, मतलब इस ऐसी एग्जांपल्स आती हैं पढ़ने में कि इंटरव्यू की लाइन के अंदर 10-15 लोग बाहर बैठे हैं और एक पोस्ट थी, और एक व्यक्ति जो है ना वो आपस में बात कर रहे थे, देख कह रहा था कि मेरे यहाँ तो कोई कमाने वाला नहीं है, और मेरे पिताजी कमाते थे, उनकी डेथ हो गई, मेरा घर नहीं चल रहा, तो मैं चाहता हूँ कि ये जॉब मिल जाए। जिससे वो बात कर रहा है ना, वो अपना फोल्डर उठा के वहां से चला गया उसके आगे से, कि मेरे से ज्यादा इसको नौकरी की जरूरत है, पोस्ट एक है, मेरे यहाँ फिर भी इतनी प्रॉब्लम नहीं है, इसके यहाँ तो घर की रोटी नहीं चल रही है, एटलीस्ट मैं इसके अंदर बाधा ना बनूं, मैं उठ के चला जाऊं। ये करेक्टर होता था जो आज नहीं मिलेगा। आज क्या दिखाया जाता है कि उसके उसके जो, मतलब सीवी है उसके ऊपर ना शाई फेंक दी, उसकी फाइल छुपा दी, वो ऊपर आने लगा तो उसका सारा फोल्डर उठा के कहीं गिरा दिया। मतलब ये चीजें, मतलब लोग लोग जो है ना, इसको उसके सीरियल के ऊपर आप यूट्यूब पे देखेंगे, ये चीजें सिखाई जाती हैं। चोरी करना सिखाया जाता है। चरित्र आधारित प्राथमिक बुनियादी तत्वों को गौण करके व्यक्तित्व आधारित नीति शास्त्र का महत्व बढ़ने लगा। शायद पिछली पीढ़ियों की नींव पर निर्माण करने की मानवीय क्षमता का प्रयोग करते समय अनजाने में ही हमने अपनी इमारत बनाने पर इतना अधिक ध्यान केंद्रित कर लिया कि हम उस नींव को ही भूल गए। अब हमको यह है कि बिल्डिंग 10 मंजिली बनानी है। पहले लोग जो थे वो नींव पे ध्यान देते थे, बड़े नींव जब रखते थे सामने, मजदूर बना रहे हैं कैसे, नींव में कितना डाल रहे हैं, उसमें कभी कंजूसी नहीं करते थे, नींव पक्की होनी चाहिए। और कहा करते थे कि मैंने ऐसी नींव डाल दी कि 2 मंजिला मकान बना, कल को 2 मंजिले ऊपर और डाल लेंगे ना तब भी नींव नहीं हिलेगी। ये बात होती थी कि नींव इतनी मजबूत है। आजकल वो कॉस्ट कॉशियस है, बना बनाया मकान है, वो कहता है 10 मंजिला बना है,
और बाद में क्या होता है कि उसके अंदर वो नीचे नींव का ख्याल नहीं करते। तो ये है कि हम उस नींव को ही भूल गए जिस पर इमारत खड़ी थी। हमारा चरित्र हमारे शब्दों और कार्यों से अधिक ऊंचे स्वर में बोलता है। हमारा चरित्र जो है ना, हमारे शब्दों और कार्यों से अधिक ऊंचे, मेरा कुछ भी चरित्र हो, लेकिन जो मैं बोलता हूं और मैं जो कार्य करता हूं वो उसको ज्यादा प्रेजेंट करता है। वो बताते हैं कि ये व्यक्ति अंदर से कैसा है। इस तथ्य को नजरअंदाज कर दिया, इसको तो अवॉइड कर दिया। किसी ने कहा है कि आप क्या हैं, आप क्या हैं, उसकी आवाज मेरे कानों में इतनी तेजी से सुनाई देती है कि आप क्या कहते हैं मुझे सुनाई नहीं देता। ये बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है। आप क्या हैं, मतलब एक्चुअल आपकी जैसा ना, इसके बारे में वैल्यू, आप क्या हैं, उसकी आवाज मेरे कानों में इतनी, जो आप हैं वो आवाजें जो आती हैं लोग कहते हैं आपके बारे में, उसकी आवाज मेरे कानों में इतनी तेज सुनाई देती है, इतनी सुनाई दे रही है कि आप जो कह रहे हैं ना वो मुझे सुनाई नहीं देता। पब्लिक इमेज, आपकी पर्सनैलिटी, लोग आपके बारे में क्या बोलते हैं, वो इमेज जो आपकी मेरे अंदर बन गई है, अब जो बोल रहे हैं वो मुझे नहीं, बोल तो कुछ और रहा होगा, और उसकी कार्यशैली के अनुसार से उसकी इमेज तो बाहर मार्केट में ऐसी होगी। और अगर पता चल जाता है कि ये व्यक्ति ऐसा है, अब वो कितना भी अपनी बात को कहे जाए, कहता मुझे सुनाई नहीं देता, क्योंकि उसके बैठते ही उसके दिमाग में ये बात है कि ये व्यक्ति तो वही है, इससे तो बड़े घपले किए हुए हैं, बहुत कांड किए हुए हैं। और वो आपको शिक्षा देने और बताने को कहता है तो आपको उसकी आवाज सुनाई नहीं देती। जो आपने बाहर से सुना हुआ है ना वो आपके माइंड को पूरा कंट्रोल किए हुए है। ये बात, इसको दोबारा पढ़ लेना आप सोच के कि ये क्या है। अगर समझ में नहीं आई तो एक बार फिर बता देता तो चीज क्या है ये मुझे मालूम है। हूँ। बाहर से पता है। मतलब जो तो बोल, अगर देखिए अब इसमें बात श्रद्धा की आ गई। अगर मान लिया गुरु पे श्रद्धा नहीं है, जितना भी गुरु समझाए ना, अब जितना भी आपके बड़े समझाएं, उनके करेक्टर, उनकी वैल्यूज को आपने नोट किया हुआ है, उनकी हर बात को आप काउंटर नहीं करते। नहीं, ये हमारे, ये कह रहे हैं तो सही कह रहे हैं। घर का वो सदस्य जो कभी झूठ नहीं बोलता, उसकी बात को प्रमाणिक समझा जाता है कि भाई ये इसने कहा है ना, युधिष्ठिर ने अगर कहा है तो युधिष्ठिर झूठ नहीं बोलता। उसकी जो इमेज पहले की, युधिष्ठिर किसी से कोई बात कर रहा हो उस पर वो डाउट करेगा, संदेह करेगा, करता था नहीं। इसी इसी में ही वो मारा गया, द्रोणाचार्य। तो आप क्या हैं, इसकी आवाज मेरे, मतलब आप अपनी कार्यशैली पे ध्यान रखो, आपकी क्रियाएं क्या है, बाहर आप किस तरह करते हो, और जो आप कहते हो वो अलग है, जो आप करते हो वो अलग है। तो इसमें आगे अब चलते हैं कि पैराडाइम की शक्ति, द पावर ऑफ पैराडाइम क्या है। पैराडाइम का करेक्टर एथिक्स और पर्सनालिटी एथिक्स सामाजिक पैराडाइम के उदाहरण हैं। ये उस समय का दृश्य है। करेक्टर एथिक्स वो जो फर्स्ट वर्ल्ड वार से पहले था, और जो पर्सनैलिटी एथिक्स आया है, जो अब, जो इस आगे का समय है, जो सेकेंड वर्ल्ड वार उसके बाद में आया, और सेकेंड वर्ल्ड वार के बाद में तो और बदल गया ये। इसमें सिर्फ पर्सनैलिटी देखनी बात होगी कि ये दिख कैसा रहा है, बस। वो करेक्टर वाली बात जो है ना वो पीछे रह गई। पैराडाइम शब्द ग्रीक भाषा से आया है, ये मूलतः वैज्ञानिक शब्द है, और आजकल इसका प्रयोग आमतौर पर मॉडल, पैराडाइम का मतलब मॉडल, सिद्धांत, अनुभूति, मान्यता, नक्शा या दृष्टिकोण के अर्थ में किया जाता है। कि हमारे अंदर जैसा ना एक सिस्टम चेंज हो गया पूरा। जिस तरह रामलीला के अंदर पीछे का पर्दा चेंज होने से पूरी व्यवस्था बदल जाती है, सिर्फ कर्टेन चेंज करा और आपकी फीलिंग सारी चेंज कर दी, कि राजमहल दिखाना है कि वन दिखाना है, कैसा बदलता है। इसी तरह किसी व्यक्ति के बारे में आपको जो इमेज बनी हुई है, उसकी एक अच्छी चीज देखकर ही पूरा पैराडाइम बदल जाता है, और खराब चीज देखकर आपको उसको रिवर्स हो जाता है। उस सिचुएशन के अंदर आपका अंदर से आपके अंदर सोच बदल जाएगी। दिस इज पैराडाइम, कि मैं इसके बारे में क्या सोचता था, ये इतना अच्छा निकला या इतना बुरा निकला।
तो उस व्यक्ति की वो सारा सिस्टम चेंज हो जाता है। उसके बारे में जो हम ओपिनियन बनाते हैं ना, दैट ओपिनियन शब्द जो है ना, ओपिनियन वर्ड इस पैराडाइम का, कि मेरे अंदर से मैंने उसको सोचकर उसके बारे में ओपिनियन को चेंज कर लिया। जब ओपिनियन चेंज होता है तो अंदर पैराडाइम चेंज होता है, तभी हमारा ओपिनियन बदलता है किसी के प्रति। अगर आपको वो मेट्रो वाली बात याद हो ना, न्यूयॉर्क की मेट्रो के अंदर, तो उस व्यक्ति का कैसे पैराडाइम चेंज। हाँ जी। ये जो पैराडाइम है, मतलब मेरा ओपिनियन बदल गया उसके बारे में। जो ओपिनियन अभी थोड़ी देर पहले था, ओपिनियन बदल गया। इसका मतलब अंदर क्या चेंज हुआ कि ओपिनियन बदल गया? मेरा पैराडाइम बदला। उस सिचुएशन को मैंने गलत ढंग से दूसरे ढंग से बदल लिया। ये मूलतः वैज्ञानिक शब्द है। तो इसमें अधिक सामान्य रूप में ये वह तरीका है जिससे हम दुनिया को देखते हैं। यह है क्या कि हमारा जो ये पैराडाइम का मतलब है कि अधिक सामान्य रूप में वह तरीका है जिससे हम दुनिया को देखते हैं। जैसे लेंस के द्वारा भिन्न भिन्न रूपों में देखा जा सकता है, उसका संबंध दृष्टि की हमारी इंद्रियगत अनुभूति से नहीं है, बल्कि महसूस करने, समझने और विश्लेषण करने से है। ये जो पैराडाइम चेंज होता है, एक व्यक्ति एकदम बदल जाता है, ये पैराडाइम चेंज है। अनाथी मुनि ने जब एक्सप्लेन करा, उसने श्रैणिक राजा ने करा, उसका पैराडाइम बदलने की कोशिश करी, उसको समझाने की जरूरत करी, उसने उसका पैराडाइम नहीं बदला। अनाथी मुनि ने उसको करा, उसने बदल के रख दिया, और तो पूरा पैराडाइम ही बदल गया, उसकी सोच ही बदल गई। अब सारी चीजें जिनको वो समझता था कि मेरा, वो समझता था कि ये मेरे क्रेडिट में, जो मुझे जो है ना, मैंने ये किया, मैंने शिकार किया, मैंने ऐसा, अब उसको सारा ही गलत नजर आने लगा। अब गलत तब आएगा जब मेरी दृष्टि बदलेगी। उस दृष्टि में तो उसको वही सही लग रहा था। मतलब उसका पैराडाइम शब्द को समझिए कि अंदर शिफ्ट हो गया, मतलब अमूलचूल परिवर्तन हो गया, उसकी सोच बदल गई कि अब तक का किया करा सारा मैंने जो गलत किया है। वो कैसे? कि अंदर का सारा वातावरण बदल गया। एक व्यक्ति दूसरे का पैराडाइम बदल दिया, उसकी सोच बदल दी, सारा सिस्टम बदल गया। गुरुदेव, शालीभद्र का एग्जाम्पल भी ले सकते हैं। जैसे उसकी माँ बोलती है नाथ आए, तो एकदम से उसका सारा वो बदल जाता है अंदर से। हाँ, कह सकते हैं, ये छोटी एक सिचुएशन है। ये ज्यादा इंपॉर्टेंट इसलिए है कि इसने एक पैराडाइम से उसको बदलने की कोशिश करी, ये सोचकर कि इतना सुंदर शरीर, ऐसी आयु, ये क्यों जंगल में पड़ा है। तो ये उसको उसको बताने का, उसको करने का तरीका। और फिर अब कंपैरिजन कर रहा है कि जो काम ये कह रहा है, यही मुझे चेलना कहती थी कि महावीर के पास चलो, यही मैंने किसी की बात नहीं मानी। अब उसको उस समय इस बात का दुख हो रहा है कि मैंने बहुत समय खराब कर दिया, बहुत समय खराब कर दिया। तो ये जो है ना, वो खराब आपको तभी नजर आएगा ना जब आपका पैराडाइम बदलेगा, नहीं तो आपको नहीं होगा। अंतर का पूरा दृश्य ही बदल गया आपका, आप बदल गई, एक व्यक्ति के कहने से बदल गई, और बदलती है। आप एक प्रवचन सुनते हैं, अब गज सुकुमार का क्या है, उसको क्या पता था धर्म, वो एक प्रवचन सुना, बदल गए। अर्जुन माली गया, उसका क्या है, उसका क्या पैराडाइम था, वो किस दृष्टि से जी रहा था पहले, आज एक प्रवचन सुना, वो बदल गया बिल्कुल। यानी जैसे ना, वो सिचुएशन ही बदल गई। जैसे रामलीला के अंदर पर्दे बदलते, स्टेज बदलते, आर्टिस्ट बदलते हुए दृश्य दूसरा हो जाता है। आज वो उस कहा वो उस वाटिका में था, और यहां आते ही, भगवान के पास आते ही, और एक प्रवचन सुना और उसका सारा कुछ बदल गया, और उसने डिसीजन भी ले लिया कि मैं दीक्षित हो जाता हूं। तो ये चेंज ऑफ पैराडाइम हुआ। तो पैराडाइम बदल गया। बल्कि महसूस करने और समझने और विश्लेषण करने से है। हमारे उद्देश्यों के लिए पैराडाइम को समझने का आसान तरीका उन्हें नक्शों, मैप्स के रूप में देखना है। हम सब जानते हैं कि नक्शा क्षेत्र नहीं होता, ये तो सिर्फ वास्तविक क्षेत्र से कुछ पहलुओं को स्पष्ट करता है। इनको ना अपने नक्शे समझो। ये जो है ना पैराडाइम कि मेरे अंदर के नक्शे कैसे हैं, और नक्शे बदलते हैं ना जिस टाइम, तो सब चीजें सही रास्ते नजर आने लग जाती हैं। तो यहीं पर ही समाप्त करते हैं आज। महाराज जी, एक मिनट रुकिए, मंगल पाठ ले लेते हैं। हाँ जी। नमो अरिहंतान, नमो सिद्धान, नमो अव्यय।
गोवत्सायनम नमो लोये सौ साहूनं च तारि मंगलम हरिहंता मंगलम सिद्धा मंगलम साहू मंगलम देवी सनतो धम्मो मंगलम चतारी लोकोत्तम हरिहंता लोकोत्तम सिद्धा लोकोत्तम साहू लोकोत्तम देवी सनतो धम्मो लोकोत्तम चतारी शरणं प्रवज्यामि हरिहंते शरणं प्रवज्यामि सिद्धे शरणं प्रवज्यामि साहू शरणं प्रवज्यामि केवली मम शरणं प्रवज्यामि चार शरण सुख करने मंगल करने पधारे वकील मंडाली वकील मंडाली महाराज जी। महाराज जी।